एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर का नाम है विविधता की समझ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। चैप्टर 1 है ये और आज हम इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है विविधता की समझ का सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि विविधता क्या होता है, विविधता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए विविधता का मतलब होता है लोगों के बीच जो आम जनता होती है, जो आपस में एक साथ मिलकर किसी समाज में रहते हैं, उनके धर्म, उनके भाषा, भाषा मतलब उनकी लैंग्वेज जो वो बातचीत करते हैं, उनका खाना पीना आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता। विविधता, विविधता कहने का मतलब क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विविधता से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे जो भी लोग होते हैं उनके आपस में जो उनकी भाषा को लेके जो अंतर देखा जाता है, अलग अलग भाषा बोली जाती है। इसके अलावा सभी लोग अलग अलग तरह के खान पान को उपयोग में लेते हैं, मतलब कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई सर्वाहारी है। इसके अलावा धर्मों के बीच में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। तो इन सभी चीजों के बीच में जो अंतर है यही हमारा जो है विविधता कहलाता है। एक आदमी किसी एक धर्म को मानता है तो दूसरा आदमी किसी अन्य धर्म को। कहने का मतलब ये है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैनी है, कोई बौद्धि है। तो ये जो अलग अलग धर्म है, इन सभी धर्मों के लोग जो हैं इनके अंदर जो अंतर है, जो डिफरेंसेज हैं, वही हमारा विविधता कहलाता है। अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की भाषाओं का उपयोग करते हैं। बोलने वाले लोगों में से भी अलग अलग लोग उसका उच्चारण अलग अलग किस्म से करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं तो हमारे बिहार का जो हिंदी है वो अलग है, उत्तर प्रदेश का हिंदी है अलग है, और दिल्ली का हिंदी अलग है। मतलब है तो हिंदी, लेकिन इसके उच्चारण करने का तरीका जो है, बोलने का जो तरीका है, ये अलग अलग है। तो ये भी एक प्रकार का विविधता कहलाता है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के लोग हिंदी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, उत्तर भारत, भारत के जो उत्तर दिशा के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, ये जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो सभी क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की हिंदी मध्य प्रदेश के लोगों की हिंदी से अलग होता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि बिहार की हिंदी जो है वो उत्तर प्रदेश की हिंदी से मैच नहीं करती, और जो बिहार और उत्तर प्रदेश की हिंदी है वो दिल्ली के हिंदी से मैच नहीं करता। ऐसे ही मध्य प्रदेश की हिंदी अलग है, राजस्थान की हिंदी अलग है, झारखंड की हिंदी अलग है। तो इन सब के बीच में जो अंतर आपको देखने को मिलता है यही कहीं ना कहीं विविधता कहलाता है। इसके अलावा लोगों के खान-पान में भी विविधता देखने को मिलता है। जो लोग भोजन करते हैं, तो अलग-अलग लोग अलग-अलग प्रकार के भोजन को करते हैं। कोई सात्विक होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई सर्वाहारी होता है। तो ये जो अलग-अलग चीज़ें हैं, यही सिर्फ़ और सिर्फ़ यही विविधता का कारण नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, और कहीं पे जो भोजन है वो सांभर, इडली, डोसा वगैरह होता है। कहीं पे मोमोज वगैरह भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं पे मतलब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के भोजनों को पसंद किया जाता है। तो ये भी जो है ना वो भोजन का विविधता कहलाता है। कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते हैं। जो गुजरात के अधिकतर लोग होते हैं, अगर हम गुजरात की बात कर ले तो वहाँ के अधिकतर लोग जो हैं वो शाकाहारी होते हैं। मतलब बिल्कुल ही वो नॉनवेज नहीं खाते, मांस मछली नहीं खाते, गुजरात के लोगों की बात करें। वहीं पे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो यहाँ के अधिकतर लोग जो है वो मांसाहारी होते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे मांस मछली खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विविधता के लाभ। अभी हमने क्या पढ़ा, विविधता के बारे में। अब हम बात करेंगे विविधता के लाभ के बारे में। तो विविधता से जीवन में कई लाभ हमें प्राप्त होता है। विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह की खुशियों की बात होती है। यहाँ पे अगर रंग की बात हो रही है तो ये मतलब उल्लास की बात है। हम संस्कृति के विभिन्न पहलू और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। ये जो विविधता है, इससे क्या होता है कि हमें अलग-अलग तरह की जानकारी प्राप्त होती है, अलग-अलग तरह की संस्कृति से हम रूबरू होते हैं। क्योंकि विविधता कहने का क्या मतलब है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, तो हम फिर क्या करते हैं कि अलग-अलग धर्मों के बारे में जान पाते हैं। अब कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, तब हम क्या करते हैं, अलग-अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों के बारे में जानकारी ले पाते हैं। तो विविधता के कारण हम अलग-अलग दृष्टिकोण से
सोचना सीख लेते हैं, मतलब अलग तरीकों से दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ हो जाता। उबाऊ कहने का मतलब कि मतलब बोरिंग हो जाता। ये जो विविधता है ना, ये जो अलग-अलग चीजें हैं, जो डिफरेंसेज हैं, इनके कारण मुख्य रूप से हमारे जीवन में सजगता होती है, उत्साह होता है, एक अलग-सा रंग होता है। अगर ये सब ना हो तो जीवन जो है वो बेकार होगा, मतलब एक बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा, हम इस जीवन से तंग आ जाएँगे। तो ये विविधता के लाभ के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विविधता के कारण, मतलब विविधता दो मुख्य कारणों से प्रभावित होता है। अब यहाँ भारत की अगर हम बात कर लें तो आगे के चैप्टरों में या आगे की क्लासों में मैं आपको बार बार बताऊंगा कि जो भारत है वो विविधता भरा देश है। मतलब यहाँ पे बहुत तरह की विविधता आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल जितने भी राज्य हैं लगभग लगभग 2800 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के जो टोटल राज्य बन के आते हैं, उन सभी का कुछ अपना एक अलग सी खास बात होती है। उनकी अपनी भाषा होती है, उनका अपना खान पान होता है, उनके कुछ डांस होते हैं, संस्कृति होते हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं। तो ये सभी उनको विशेष बनाता है, उनको विशेष रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका प्रदान करता है। तो ये जो विविधता है वो दो रूपों से जानी जाती है। पहला तो है ऐतिहासिक कारण और दूसरा है भौगोलिक कारण। अब हम ऐतिहासिक कारण और भौगोलिक कारण को संक्षेप में समझ लेते हैं। ऐतिहासिक कारण कहने का ये मतलब है जो हमारे बहुत पहले से चलता आ रहा है, जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और भौगोलिक कारण कहने का मतलब है कि हमारा क्षेत्र ही ऐसा है, हम जिस जगह पे रहते हैं वहां का एनवायरनमेंट, वातावरण ही ऐसा है कि हमें उन विविधताओं को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में विविधता। अब हम बात करेंगे भारत के अंदर जो विविधता है उसको जान लेते हैं। हालांकि भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैनी भी है, पारसी भी है, बौद्धि भी है। तो ये अलग अलग धर्म के लोग हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, हमारे यहाँ तमिल, केरला में आपको मलयालम बोला जाता है, इसके अलावा कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है, बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही बोला जाता है। तो ये जितने भी राज्य हैं इन सभी के कुछ न कुछ अपने भाषा हैं। तो ये भाषाओं की विविधता हो जाती है। इसके अलावा भोजन में भी विविधता है। हमारे बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, राजस्थान में दाल बाटी फेमस है, साउथ में आप जाओ तो मसाला डोसा, इडली सांभर, बड़ा, ये सब फेमस है। तो ये सब भोजन की विविधता हो गई। इसके अलावा संस्कृति में भी विविधता है। हमारे बिहार के लोग छठ करते हैं और कहीं पे पोंगल होता है, कहीं पे कुछ होता है। तो ये जो है ये संस्कृति में विविधता है। तो ये जो विविधता है ना वो अलग अलग क्षेत्रों में भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हम विभिन्न भाषाओं को बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना को खाते हैं, अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम सब एक ही तरह की चीजों को करते हैं, और केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। करते तो हम सभी एक ही चीज को है, चाहे वो पूजा करने का तरीका हो या खाना खाने का तरीका हो, लेकिन अलग अलग तरीकों से करते हैं। और ये जो अलग अलग तरीका है यही हमें इन विविधताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लद्दाख। अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव होती है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो देख लीजिए, पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, मतलब जहाँ पे सॉइल बहुत ज्यादा होता है, बालू बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। ज्यादातर यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं लद्दाख के बारे में जरूर देखा होगा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। खासकर ठंड के महीने में तो बिल्कुल ही वो जम ही जाता है, बिल्कुल पहाड़ों सा सफेद हो जाता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ भी उग पाते हैं, ज्यादा पेड़ पौधे भी नहीं होता यहाँ पे। और पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। ये जो बर्फ वहां पे जमता है, फिर यह पिघलता है, फिर ये पिघले हुए पानी के ऊपर ही यहाँ के लोग निर्भर होते हैं।
क्योंकि इनके पास कोई दूसरा स्रोत ही नहीं है पानी के लिए। ये बर्फ ही है जो इनको, कभी अब ठंड के मौसम में ये इन्हीं बर्फों को गर्म करके अपने जीवन में पानी की पूर्ति को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है केरल। अब हम कुछ जानकारियां केरल के बारे में जान लेते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ यह राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जो केरल राज्य है ना, वो एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि को उगाया जाता है। बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न होते हैं कि ये जो गरम मसाला हम लोग यूज करते हैं जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च होता है, ये उगाया कहाँ जाता है? तो ये केरल के इन्हीं पहाड़ी इलाकों पे उगाया जाता है, याद रखिएगा। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। मतलब कि यहाँ पे व्यापारियों की नजर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों की फसल यहाँ पे उगाई जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है केरल का यह जगह। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विविधता में एकता। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से हमने विविधता में एकता को देखा है, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, तो यही उनकी ताकत के स्रोत के रूप में जाना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत में राज था, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषा, अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयां लड़ी थी। ये जो भारत की आजादी की अगर हम बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही धर्म, एक ही समुदाय, एक ही तरह के संस्कृति के लोगों ने तो युद्ध नहीं किया था। इसमें महिलाओं ने भी अपना साथ दिया था, पुरुषों ने भी, हिंदुओं ने भी, मुस्लिमों ने भी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी, मराठियों ने भी, तो सब मिलके अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, अलग अलग जगहों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। इसी को हम विविधता में एकता के नाम से जानते हैं। ये सब इकट्ठे ही जेल गए, एक साथ जेल गए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से इन्होंने विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत में लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें राज चलता रहेगा। अंग्रेजों ने पहले क्या सोचा था कि इनके लोगों को ना डिवाइड एंड रूल के हिसाब से बांटेंगे, मतलब फूट डालो और राज करो, ऐसा सोचने का। लेकिन उनका समस्या कुछ दिनों तक चला, उनका राज कुछ दिनों तक चला, लेकिन बाद में वो विफल हो गए। लोगों ने दिखला दिया कि वो एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, चाहे वो भाषा में भिन्न हो, खान पान में भिन्न हो, दिखने में भिन्न हो, संस्कृति में भिन्न हो, लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत हमारे भारत देश पर आक्रमण करती है, तो हम सभी लोग एक साथ मिलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में से वो सब एक हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ उन सभी ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग धर्मों के लोगों ने, अलग अलग जाति, समुदाय, संस्कृति, भेष भाषा, खान पान के लोगों ने एक साथ आकर अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां लड़ी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विविधता पर भूगोल का प्रभाव। अब जियोग्राफी का जो प्रभाव है विविधता पर, अलग अलग जो मैंने आपको समझाया है कि धर्म, संस्कृति, भेष भाषा, खान पान इत्यादियों के लोगों पर क्या प्रभाव है, तो भूगोल हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। ये बात तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम लंबे समय से जियोग्राफी पढ़ते आ रहे हैं। भूगोल ने यह भी तय करता, भूगोल के अंदर यह भी तय होता है कि हमारी शक्ल कैसी है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं। भारत में भौगोलिक विविधता प्रचुर मात्रा में। हाँ, पहनावे की अगर हम बात करें, तो आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, और साउथ की अगर हम बात कर ले, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो इन सभी लोगों का पहनावा भी अलग है। ये लोग अलग अलग तरह के कपड़ों को पहनते हैं। दूसरी तरफ हम अगर सिक्किम, गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश वगैरह चले जाए, तो वहां का भी विविधता अलग है। दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ का भी
मतलब भेष भाषा जो यहाँ का पौराणिक है वो अलग है। भौगोलिक लक्षणों के कारण होने से कारण ये क्या होता है, ये सब विविधता के कुछ उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। वो क्या क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण, जम्मू और कश्मीर जो है वो हिमालय के निकट है, इसी कारण से यहाँ पे ठंडा ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ के लोग अक्सर गोरे और लंबे होते हैं। मतलब यहाँ पे ठंड होने के कारण यहाँ के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। ठंडी जलवायु के कारण लोग हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ठंड में तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग जो होते हैं वो गर्म कपड़े ही पहनते हैं। तो हिमालय के पास के क्षेत्रों में, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं लद्दाख की भी बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे हिमाचल प्रदेश वगैरह है, उत्तराखंड है, या फिर हिमाचल के तराई क्षेत्र के जितने भी जगह हैं, यहाँ पे लोग गर्म कपड़े ही पहनते हैं और यहाँ के लोग गोरे ही होते हैं। दक्षिण भारत की जलवायु गर्म और नम होती है। अब दक्षिण भारत, खासकर हम अगर साउथ की बात करें, तो साउथ की जो जलवायु है, टेम्परेचर है, वो गर्म होता है। इसलिए दक्षिण भारत के लोग अक्सर गहरे रंग या फिर आप कह सकते हैं सांवले काले रंग के होते हैं और मध्यम लंबाई के होते हैं। यहाँ लोग अक्सर लुंगी पहनते हैं। इनका पहनने का भी तरीका अलग है, क्योंकि वहां पे तो गर्मी होता है, टेम्परेचर हाई होता है। यहाँ के लोग चावल खाते हैं और अधिकतर व्यंजनों में वो नारियल का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के खान पान में आपको नारियल की चटनी बेहतरीन तरीकों से देखने को मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी गर्म और नम जलवायु होती है, इसलिए पूर्वी भारत के अधिकतर लोगों की त्वचा भूरी और गहरी होती है। बहुत गोरे तो नहीं होते और बहुत काले भी नहीं होते। यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल खाना पसंद करते हैं और मछली इनका पसंदीदा खाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विविधता पर इतिहास का प्रभाव। अब ये जो विविधता है ये अलग अलग चीजों के अंदर, जैसे कि भेष भाषा, पहनावा, खान पान, संस्कृति, बोलचाल, रहन सहन, अब इसका हमारे हिस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो विविधता पर इतिहास का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर चीजें अलग अलग देशों से आई है। आपको पता नहीं होगा कि आज जब हम मक्का खाते हैं या फिर आलू खाते हैं या बहुत तरह की ऐसी सब्जियां हैं जो हमारे भारत की थी नहीं। आज आप लोग नूडल्स बहुत चाव से खाते हैं, चाउमीन वगैरह, नूडल्स। अब नूडल्स के अंदर ही ये 2 मिनट वाला मैगी भी आ जाता है। तो नूडल्स जो है वो भारत का नहीं, चीन से आया था। ये भोजन जो था वो चीन का था। लेकिन नूडल्स के लोकप्रिय होने में सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ सेवइयां खाई जाती थी। सेवई जो था ना, वो नूडल्स का ही एक रूप था। तो ये तो हालांकि नूडल्स जो है वो चीन का है, लेकिन इसके जगह पर भारत के लोग सेवई का उपयोग करते थे। ये भी नूडल्स का एक हमशक्ल है। आलू हो गया, टमाटर, लाल मिर्च और कई अन्य प्रकार की सब्जियां जो हैं वो भारत का नहीं है, अलग अलग देशों से भारत में लाया गया है। आदिकाल से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते आए हैं। मतलब आज की बात नहीं है, ये बहुत ही पौराणिक बात है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, वहां के चीजों को एब्जॉर्ब करते थे, समझते थे। जो चीजें अच्छी लगती थी उसे उठा के अपने देश ले जाते थे और अपने देश से कुछ चीजें लाके हमारे देश में छोड़ते थे। लेकिन कुछ लोग जो है वो तीर्थ करने के लिए भी यात्रा करते थे, मतलब अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए भी लोग यात्रा करते थे। ऐसे लोग अपने साथ अपना खान पान, अपना पोशाक, अपनी संस्कृति और अपने धर्म को भी ले जाते थे। और इस कारण से ही इन्हीं सभी चीजों का विकास हुआ। जैसे कि कोई व्यक्ति अब अमेरिका से आया होगा तो आलू लेके आया होगा, आलू हमारे देश में आ गया इसी कारण से। हमारे देश का ऐसे ही इलायची कहीं और गया होगा तो वहां फेमस हो गया। तो यही सब तरीका था जिसके कारण एक चीजें दूसरे जगह पे पहुंचती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, मतलब कैसे अच्छा बनाती है। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण ही हम अलग अलग संस्कृति, सामाजिक गुण, तौर तरीकों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना, समझना, ये सब भी जान लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ हो जाता, मतलब कि बोरिंग हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हम विविधता को कैसे समझें, हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। ये भिन्नता हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है, अच्छा बनाती है, मजेदार बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। इन्हीं सब भिन्नता, अलग अलग चीजों के होने के कारण भारत में आपको विविधता देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लद्दाख से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में
पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान वाला इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में खेती होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ही ढका रहता है, इसलिए पानी की कमी होती है, तो खेती तो होना संभव है नहीं। यहाँ के लोगों को अगर पानी की भी आवश्यकता होती है तो वो उन्हीं बर्फों को पिघलाकर गलाकर उनसे आए लिक्विड का उपयोग पानी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जवाहरलाल नेहरू की किताब भारत की खोज। देखिए जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, एक किताब भी लिखी थी। उस बुक का नाम था भारत की खोज। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, अलग अलग तरह के प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, अर्थात एक्सेप्ट करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है, विविधता को, अलग अलग तरह के विविधताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। कई बार आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा होगा कि कभी वो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां की संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं। कभी आपने देखा होगा वो सिक्किम जाते हैं तो वहां की संस्कृतियों के साथ भी वो रूबरू होते हैं। लद्दाख जाते हैं तो वहां की संस्कृतियों को भी प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में सभी धर्म संस्कृतियों को समान अधिकार दिया गया है। तो ये नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया अपनी पुस्तक भारत की खोज में। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 सोशल साइंस विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, चैप्टर 1 नोट्स यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।